डीएसपी बनने के 8 साल बाद महाकुंभ पहुंची, जहां पर तलाकशुदा पति भीख मांग रहा था। आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है, यह तो आप वीडियो को अंत तक देखकर ही समझ पाएंगे। बिहार के एक छोटे से गांव में जहां एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की संजू रहती थी, उसकी महज 13 वर्ष की उम्र में शादी कर दी गई थी। उसका बाल विवाह कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के कई गांव में आज भी बाल विवाह की परंपरा जारी है। कहा जाता है कि जो लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका सालों से मिलना जुलना रहा है, वह अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। उसी प्रकार 13 वर्ष की उम्र में संजू का भी बाल विवाह कर दिया गया था। अब वह भले ही अपने घर में रह रही थी, लेकिन 18 वर्ष की उम्र होते ही उसे अपने ससुराल जाना था। ना तो वह अपने मन पसंद का कोई लड़का चुन सकती थी और न ही कोई बड़ा सपना देख सकती थी। लेकिन संजू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन में उसने अपनी हर परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इसी वजह से स्कूल के शिक्षक भी कहते थे कि यह लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करेगी। लेकिन बिहार के उस छोटे से गांव के लोगों की सोच भी बहुत संकुचित थी। वह लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते थे। वह हमेशा उन्हें 5वीं छठी तक पढ़ाकर घर के कामकाज सिखा देते थे, क्योंकि उनकी यह मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें तो आगे चलकर अपने पति का घर ही संभालना है, तो आखिर उन्हें पढ़ने का क्या मतलब। यही सोच संजू के माता पिता की भी थी। संजू के पिता एक गरीब व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पुराने मित्र के बेटे के साथ संजू का बाल विवाह कर दिया था। वह हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना है, तुम्हें बस घर संभालने के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे संजू बड़ी हो रही थी, उसके मन में बदलते जमाने की वजह से उसकी सोच बदल रही थी, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके शिक्षक हमेशा उसे कहते थे कि तुम्हें जीवन में कुछ करना चाहिए, बड़ा अधिकारी बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को यह कहना चाहा कि वह एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती है, शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। उसके अंदर उमंग थी कि वह कुछ करके दिखाना चाहती है, लेकिन उसके अंदर यह बात बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग इन मामलों में बहुत कठोर होते हैं। साथ ही कोई भी फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता था। इसीलिए संजू ने अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा लिया और अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब वह 17 साल की हुई तो मात्र 1 साल बचा था उसके ससुराल जाने में। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ, जिससे उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि वह जिंदगी में जरूर कुछ कर पाएगी। 13 साल की उम्र में संजू का जिस लड़के के साथ बाल विवाह हुआ था, उसका नाम रोहित था और वह सरकारी विद्यालय में चपरासी का काम करता था। दोनों की आपस में बात हुई और संजू ने रोहित से कहा कि वह आगे पढ़ना चाहती है। उसने पूछा, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे पढूं। उनकी तो ऐसी सोच है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका संभालूं, लेकिन मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती हूं, आपका और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। उस समय रोहित ने सोचा कि अभी इसे हाँ बोल देता हूँ, बाद में देखा जाएगा। रोहित ने उस समय हाँ भर दी और कहा, तुम एक बार मेरे घर तो आओ, हम सब संभाल लेंगे। अब जब 18 साल की संजू हुई तो उसे एक बार फिर धूमधाम से शादी करके ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद वह अपने सास ससुर का ध्यान रखने लगी और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और
और घर के कार्यों में भी कुशल बनाकर भेजा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संजू के अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही थी। वह केवल घर में रहकर जीवन नहीं बिताना चाहती थी, वह कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसने एक दिन फिर रोहित से बात की, क्या मैं पढ़ाई कर सकती हूँ? लेकिन रोहित अपनी बात से पलट गया। उसने कहा, हमारे घर में किस चीज की कमी है? पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, तुम घर में आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। संजू ने कहा, शादी के पहले तुमने तो मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी और यह बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। इस घटना के बाद अक्सर दोनों के विचार नहीं मिल पाए थे और वह एक दूसरे के करीब भी नहीं आ पा रहे थे और यही दूरियां धीरे धीरे और बढ़ती गई। अब स्थिति ऐसी आ गई थी, रोहित संजू पर हाथ उठाने लगा था और अपने माता पिता के सामने उसे जलील भी करने लगा था। लेकिन संजू पीछे हटने वाली नहीं थी, वह कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी और उसे पता था कि वह कुछ कर सकती है, लेकिन उसे इस समाज के बंधनों से आजाद होना होगा। रोहित रोजाना खेत पर काम करके आता और अपने गुस्से का सारा बोझ रात में संजू पर उतार देता। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और अब समय आ गया था एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का। अब संजू ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन आपको भी उस पर गर्व होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय कोई कठोर और आत्मविश्वास से भरी महिला ही ले सकती है, जिसे सच में अपने सपनों की परवाह हो। एक छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार उसने इतना बड़ा इतिहास रचा, यह कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई। आगे आपको वीडियो देखकर पता चलेगा, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको भी संजू की हिम्मत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। रात्रि के समय संजू ने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपने पति से कहा, 13 वर्ष की उम्र में भले ही आपके साथ मेरा विवाह हो गया था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित हैं। मैं बचपन से एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को नहीं बता पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त को देखा और आपको अपना मानकर मैंने आपको मेरे सपने के बारे में बताया। उस समय आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिला है, लेकिन समय के साथ आपने भी मेरे साथ धोखेबाजी की। अब मेरा इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं है। अब मैं खुद के दम पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूँ, इसलिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर लौटूंगी, तो मेरा इंतजार कर सकते हो तो कर लेना। वैसे भी तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन एक पतिव्रता होने के कारण मैं हमेशा आपकी सलामती और तरक्की की दुआ करती रहूं। यह नोट लिखकर उस रात संजू चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल गई। संजू दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि अगर बड़ा ऑफिसर बनना है तो सबसे पहले किसी भी तरह की एक छोटी मोटी डिग्री हासिल करनी होगी और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। अब किसी भी सूरत में संजू पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर आई थी। यहाँ से असफल होकर लौटना उसके लिए बहुत अपमानजनक होता, इसलिए हर हाल में उसे जिंदगी में कुछ करके दिखाना था। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब कुछ उसकी सोच के विपरीत था। उसे लगा था कि वह वहां जाकर सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन वहां कई विद्यार्थी कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले उसने बीए करने के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा और एक कॉलेज से बीए करने लगी। 3 साल की ग्रेजुएशन को पूरा करने तक
उसने खुद से ही यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन सिलेक्शन पाना था तो उसे एक बड़ी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। एक घर में जाकर नौकरानी का काम करने लगी। उसे सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाना पड़ता था, जिससे उसे 10 से 15 हजार रुपए महीने के मिलते थे। इसी पैसे से वह अपने यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। सुबह और रात के समय वह काम में व्यस्त रहती थी, इसीलिए पूरे दिन वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। अब उसके पास बीए की डिग्री थी, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वह एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। हालांकि कोचिंग संस्थान ने उसे बहुत अच्छी तरह से शिक्षित किया। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत की। कई दिनों तक वह ठीक से सो भी नहीं पाई। उसके अंदर यूपीएससी को लेकर एक लगन थी, फिर भी पहले साल उसका चयन नहीं हो पाया। यह देखकर संजू बहुत उदास हो गई। उसके माता पिता और पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे लग रहा था कि अब वह आखिर क्या करेगी। अगर वह इसी निराशा के साथ अपने गांव या पति के पास गई तो वे लोग उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब कर देंगे। इस समय एक लड़की संजू के पास आई और उसे मोटिवेशन देते हुए कहा, पहले ही प्रयास में तुम काफी अच्छे नंबर लाई हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। लड़की ने उसे समझाया कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में असफलता सामान्य है और जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं वह भी कई बार असफल होते हैं। उसने संजू को प्रोत्साहित किया कि वह अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहे और फिर से तैयारी में जुट जाए। अगर तुम अगले साल फिर मन लगाकर कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम यूपीएससी पास कर लो। मैं तो पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, फिर भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुँची। जब तुम 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल तुम जरूर क्लियर कर लोगी। उसके ये शब्द सुनकर संजू को हिम्मत मिली। उसके अंदर फिर से एक चिंगारी उठी और उसने सोचा कि अब घर जाकर कोई मतलब नहीं है। अब समय है उस वादे को पूरा करने का जो उसने अपने पति से किया था कि वह एक ऑफिसर बनकर ही घर लौटेगी। संजू ने फिर एक बार हिम्मत जुटा, लोगों के घरों में जाकर सुबह शाम काम किया और दिन में अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए जान लगा दी। रात दिन एक करके उसने पढ़ाई की और अगले साल फिर एक बार यूपीएससी का पेपर दिया। कहते हैं ना, किस्मत चाहे हमें कितना भी रुला ले, लेकिन हमारी सच्ची लगन और हौसलों के सामने बदकिस्मत भी सौभाग्य में बदल जाती है। और यही हुआ संजू के साथ। इस बार की यूपीएससी परीक्षा में उसने पूरे देश में बहुत अच्छी रैंक हासिल की। इस रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा सपना था। इस पद के मिलने के बाद उसे गाड़ी दी गई, सरकारी आवास मिला और उसके पास पावर थी। अब वह और भी ज्यादा हिम्मत वाली हो चुकी थी, क्योंकि उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था। अब समय था अपने जीवन को नई दिशा देने का और उन सभी को दिखाने का कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उस वादे को निभाने का जो उसने अपने पति से किया था। जब संजू अपने ससुराल पहुंची तो वहां के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि रोहित और उनका परिवार कहाँ गया है। कुछ लोगों ने बताया कि वह अचानक घर खाली करके कहीं चले गए हैं। उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आई थी, लेकिन असलियत किसी को नहीं पता चली। जिसके बाद संजू अपने गांव गई, जहां गांव की पहली महिला डीएसपी अधिकारी का सबने बड़े आदर और गर्व के साथ स्वागत किया और सम्मान किया।
गांव वालों की छोटी सोच में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस गांव में लड़कियों को 5वीं छठी के आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसी गांव की एक बेटी ने इतना बड़ा पद हासिल कर लिया। यह पूरे गांव, उसके माता पिता और विशेष रूप से संजू के लिए गौरव का विषय था। उसके माता पिता को भी अपनी पुरानी सोच और गलतियों पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी बेटी के भीतर छिपे अधिकारी को कभी पहचाना ही नहीं। उनकी पूरी सोच बस शादी तक ही सीमित रही। लेकिन आज शादी का सवाल पीछे रह गया था। अब सवाल यह उठ रहा था कि डीएसपी मैडम के पति रोहित कहाँ थे, क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। इस बीच प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू हो रहा था। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अब इतनी विशाल और अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर के कोने कोने से कुशल और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रयागराज बुलाया। इस बार कई अत्याधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अलग अलग क्षेत्र से विशेषज्ञ अधिकारी और कर्मचारी बुलाए गए थे। संजू, जो अपने क्षेत्र में लंबे समय से अपनी ईमानदारी और उत्कृष्ट कार्य के लिए जानी जाती थी, उसको भी प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए आमंत्रित किया गया। उसका कार्य न केवल समस्त पुलिस कर्मियों का नेतृत्व करना था, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना, सुरक्षा बनाए रखना और भगदड़ जैसी स्थिति से बचाव करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। संजू के मन में सनातन धर्म और परंपराओं के प्रति गहरी आस्था थी, इसलिए प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर वह बेहद उत्साहित थी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस महाकुंभ के दौरान उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना घटित होने वाली है। जब संजू महाकुंभ पहुंची तो वह डीएसपी के रूप में अपने दफ्तर में बैठकर अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रही थी। लेकिन वह केवल बैठकर आदेश देने में विश्वास नहीं रखती थी। अपनी जिम्मेदारी को और करीब से समझने और देखने के लिए उसने एक पुलिस टुकड़ी को अपने साथ लिया और कुंभ मेले का दौरा करने निकल पड़ी। संजू खुद यह देखना चाहती थी कि लोग व्यवस्थाओं को तोड़ तो नहीं रहे या कोई असामाजिक तत्व मेले में अशांति फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वह हर चीज अपनी आंखों से देखना चाहती थी। इस दौरान उसकी नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसकी हालत बेहद दयनीय थी। कपड़े फटे हुए थे, चेहरा गंदा और मैला था। वह लोगों से भीख मांग रहा था। पहले तो संजू ने उस व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी नजर उसके हाथ पैर लिखे नाम पर गई तो वह चौंक गई। दरअसल वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संजू का पति रोहित था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रोहित आज इस हाल में क्यों था? वह महाकुंभ में भीख क्यों मांग रहा था? संजू तुरंत रोहित के पास गई। जब रोहित ने संजू को वर्दी में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। वह पहले जमीन पर बैठा था, लेकिन संजू के सामने खुद को संभालते हुए अचानक खड़ा हो गया। संजू को सामने देखकर रोहित बोला, तुम मेरी संजू हो? तुमने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। यह कहते हुए उसने संजू का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे एक पागल समझकर धक्का देकर गिरा दिया। संजू ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, यह मेरे पति हैं। मैं इन्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि एक दिन डीएसपी बनकर जरूर लौटूंगी। लेकिन मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था
कि मुझे मेरे पति महाकुंभ में भिखारी के रूप में मिलेंगे। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी डीएसपी मैडम के पति इतने सालों बाद इस स्थिति में मिलेंगे। यह सारा दृश्य वास्तव में भावुक और चौंकाने वाला था। संजू ने रोहित से सवाल किया, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? हमारा घर परिवार सब कुछ बर्बाद क्यों हो गया? रोहित ने सर झुकाकर सच्चाई बतानी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने किए हुए वादों से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे साथ झगड़ा और लड़ाई करना मेरी आदत बन गई थी। तुम हमारे परिवार को संभालती थी, सुख और सौभाग्य का माहौल बनाकर रखती थी। रोहित ने भावुक होकर कहा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी थी। तुम्हारे रहने से हमारा परिवार एकजुट था और घर में धन्य धन और सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन जब मैं अपने गुस्से और अहंकार में तुम पर अत्याचार करना शुरू किया, जब तुम पर हाथ उठाना शुरू किया, तब से ही हमारी दुर्गति शुरू हो गई। जब तुम वह नोट लिखकर हमारे घर से चली गई, उस दिन से हमारे जीवन में अंधेरा छा गया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे घर से साक्षात लक्ष्मी रूठ गई हो, हमारी किस्मत हमसे छिन गई हो। तुम्हारे जाने के बाद एक भयानक दुर्घटना में मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मैं घर में अकेला पड़ गया। इस अकेलेपन और गहरे दुख ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। डिप्रेशन में आकर मैंने नशे की लत लगा ली और मैंने वह सब कुछ गंवा दिया जो कभी हमारा था। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी। कर्ज इतना बढ़ गया कि मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। रोहित ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं सड़कों पर आ गया। मेरी हालत धीरे धीरे और खराब होती चली गई। भूख और अकेलेपन ने मुझे तोड़कर रख दिया। मेरे पास ना घर बचा ना पैसा। अंत में मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आज मैं इस महाकुंभ में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। मैंने सोचा संगम में स्नान कर लूं ताकि मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिल सके। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसका पश्चाताप कर सकूं, लेकिन यहाँ भी मैं सिर्फ भीख मांग रहा हूँ। संजू, तुम्हारे सामने आज मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुमने जो सपना देखा था उसे पूरा कर लिया। तुम बहुत बड़ी बन गई हो और मैं अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद हो गया। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। रोहित की बात सुनकर संजू को अपने पति की हालत पर तरस आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि रोहित की सच्चाई ने न सिर्फ उसके दिल को झकझोर दिया बल्कि उसे भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास कराया। रोहित ने सर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन संजू की बातों ने उसे फिर से जीने की उम्मीद दी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ठान लिया कि वह अब एक नई शुरुआत करेगा। संजू ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस जीवन में फिर से एक मौका मिलेगा। हम सभी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। संजू ने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा या लोगों की राय क्या होगी। उसने अपनी मेहनत और संकल्प से यह साबित किया कि यदि इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल रहे आसान हो जाती है। उसने न केवल अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया बल्कि अपने पति को भी सही रास्ते पर लाने में मदद की। वह जानती थी कि परिवार का साथ और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने पति की स्थिति को सुधारने और उसे एक नई शुरुआत देने का निर्णय संजू ने पूरी निष्ठा और प्यार के साथ लिया। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य हुआ। लोग यह देख रहे थे कि एक महिला ने अपनी मेहनत
और विश्वास से अपने पति और परिवार को कैसे पुनर्निर्मित किया। संजू का यह संदेश सबको प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे जैसी भी हालत हो, अगर हम खुद पर विश्वास रखते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। अगर समाज और परिवार का समर्थन हो तो कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। हम सभी को अपने सपनों की ओर बढ़ने और किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वह लड़का हो या लड़की। हमें अपनी उड़ान भरते रहना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो एक अत्यधिक संदेशपूर्ण कहानी पर आधारित था। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी मेहनत और इरादों को मजबूत रखना चाहिए। साथ ही ये कहानी रिश्तों और परिवार के महत्व को भी उजागर करती है और हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में सोचकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।